नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे भाषा की प्रकृति। भाषा के बारे में व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत हम ये टॉपिक कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने जाना कि भाषा क्या है, यानी भाषा का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, परिभाषाओं के माध्यम से ये सब हमने जाना, जो पहला वीडियो था। आज हम जानेंगे कि भाषा की प्रकृति कैसी होती है। ये किसी एक भाषा की नहीं, बल्कि मानव के द्वारा बोले जाने वाली सभी भाषाओं में लगभग समान प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बारे में हम आज जानेंगे कि भाषा की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, इसकी बात करें तो सबसे पहला जो हम भाषा के बारे में पॉइंट जाने वो क्या है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी अर्जन करना पड़ता है, इसे कमाना पड़ता है, जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। संपत्ति यानी धन है कि अर्जित की गई संपत्ति है। हम इसे, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी, बल्कि हमें ये सीखना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है। जैसे एक देखें कि बालक कैसे सीखता है, चारों ओर अपने परिवेश से वो अर्जित करता है शब्दों को। शिशु जब संसार में आता है तो वो कोरा कागज़ है। धीरे धीरे वो छोटी छोटी ध्वनियों को सीखता है, सुनता है, छोटे छोटे शब्द बनाना सीखता है और फिर उसको वाक्य और भाषा में वो पारंगत हो जाता है। तो इसलिए वो धीरे धीरे उसे अर्जित करता है, सीखता है, उसे एकत्रित करता है, शब्दों की जो संपदा है उसको धीरे धीरे इकट्ठा करता है। तो भाषा की प्रकृति क्या है कि उसको अर्जन करना पड़ता है। दूसरा क्या है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अर्जित संपत्ति है यानी उसको इकट्ठा करना पड़ता है, और क्यों? क्योंकि वो पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति क्या होती है? जो हम अपने दादा से, पिता से प्राप्त जो हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, वो क्या है? पैतृक संपत्ति। लेकिन भाषा के साथ ऐसा नहीं है। जब बच्चा जिस परिवेश में रहेगा वो वैसी ही भाषा ग्रहण करेगा। जैसे आपने सबने बचपन में मोगली नाटक देखा होगा। मोगली में एक बालक की जो परवरिश है वो भेड़ियों के द्वारा की जाती है, तो वो मानवीय भाषा नहीं जानता। उसी प्रकार एक हिंदी भाषी परिवार में जन्मा हुआ बच्चा अगर किसी बाहरी देश में भेज दिया जाता है, मान लीजिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है जहाँ पर अंग्रेज़ी बहुतायत में बोली जाती है, तो वो उस परिवेश में रहेगा तो वहाँ जाकर वो उसी भाषा को ग्रहण करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके दादा हिंदी बोलते हैं उसका पोता भी हिंदी ही बोलेगा, जिसके पिता हिंदी बोलते हैं उसका पोता भी हिंदी ही बोलेगा, या उसका बेटा भी हिंदी ही बोलेगा। यानी ये पैतृक संपत्ति नहीं है, ये अर्जन की गई संपत्ति है। और ये अर्जित कैसे होती है? आसपास के परिवेश और वातावरण से। उसके बाद क्या है? सामाजिक वस्तु है। जो भाषा है ये सामाजिक वस्तु है, समाज की है, समाज के लिए है और समाज के द्वारा ही निर्मित होती है। यानी यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति भाषा का अर्जन समाज से ही करता है, समाज के लिए ही करता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। यानी भाषा सामाजिक वस्तु है। एक दूसरे से विचारों का जो आदान प्रदान है समाज में किया जाता है, और समाज में एक विशेष समाज में रहकर ही हम उस भाषा के बारे में जानते हैं या सीखते हैं। उसके बाद क्या है? पारंपरिकता। जो भाषा है ये पारंपरिक, इसमें क्या रहता है? पारंपरिकता की विशेषता भी पाई जाती है। अर्थात जो भाषा है वो अर्जित किया जाता है उसको, यानी उसका अर्जन किया जाता है, उसे उत्पन्न नहीं किया जाता। इसके कारण जब हम भाषा को उत्पन्न नहीं करते बल्कि उसका हम क्या करते हैं? अर्जन करते हैं, यानी उसको अर्जित करते हैं, भाषा को उत्पन्न नहीं करते। इसमें क्या है? किससे अर्जन करते हैं हम? समाज से। तो समाज में ये भाषा की परंपरा चली आ रही है। भाषा के जनन जननी कौन है? समाज और परंपरा ही इसके जनन जननी है। और हम पारंपरिक रूप से जिन शब्दों का प्रचलन समाज में है, हम उन्हीं शब्दों को आगे सीखते चले जाते हैं। उसके बाद क्या है? परिवर्तनशीलता। भाषा में ये विशेषता मुख्यतः पाई जाती है, क्योंकि भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। भाषा का मौखिक रूप क्या है? अनुकरण पर आधारित होता है। जब बच्चा छोटा होता है, वो घर में बोलना सीखता है, तो वो किसको देखकर बोलना सीखता है? वो अपने माता पिता या घर में बड़ों को देखकर वो बोलना सीखता है, और धीरे धीरे वो उस भाषा में पारंगत हो जाता है।
और इसी क्रिया प्रक्रिया में धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से क्या हुआ, वैदिक संस्कृत बनी, वैदिक संस्कृत से आगे पाली आई, और इसके साथ साथ अगर हम देखें पाली के साथ क्या आया, प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या हुआ, अपभ्रंश। यानी इस तरह भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। संस्कृत से हमने जो शब्द लिए वो वैदिक संस्कृत में शामिल किए और कुछ नए शब्दों का समावेश किया। उसके बाद पाली में जो वैदिक संस्कृत के शब्द लिए, फिर उनमें कुछ परिवर्तन किया। पाली में थोड़ा परिवर्तन करके प्रकृत का निर्माण किया। प्रकृत के बाद हम अपभ्रंश पे आए और इसी तरह अंतिम जो रूप है हिंदी का, जो हम आधुनिक काल में बोल रहे हैं। तो यानी भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाता है। तो यही कहा जा सकता है कि भाषा परिवर्तनशील है। इसके बाद क्या है, स्थिरीकरण और मानकीकरण। ये दोनों ही इसकी मुख्य विशेषता है, स्थिरीकरण और मानकीकरण। यानी स्थिरता लेकर आना और उन जो शब्दों का हमने चयन किया है वो मानकता की दृष्टि से उनको स्वीकार करना या उनको मान्यता प्रदान करना। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम भाषा पर नियंत्रण नहीं करेंगे, नियमों में उसे नहीं बांधेंगे, तो क्या होगा, उसमें अनेक नए शब्द शामिल होते चले जाएंगे। बिना किसी बाधा के उन शब्दों का शामिल हो जाना भाषा को और ज़्यादा कठिन कर देगा, क्योंकि हर रोज़ नए शब्दों को सीखना काफ़ी कठिन कार्य होता है और वो भाषा को कठिन बना देता है। इसीलिए भाषा को शुद्ध बनाए रखने के लिए, उसका उचित प्रयोग करने के लिए इन दोनों ही प्रवृत्तियों का होना ज़रूरी है। स्थिरीकरण यानी भाषा में स्थिरता लाना और उसको उसमें मानक शब्दों का प्रयोग करना। और ये किसके द्वारा होता है, जो व्याकरण सम्मत है या जो साहित्य, शासन या भाषा शिक्षण या जो संचार के साधन है उसके द्वारा ही मानकीकरण किया जा सकता है। यानी हम कुछ चुने हुए शब्दों को मान्यता प्रदान करें, उसका मानकीकरण करें, ताकि उस भाषा में एक नियम बना रहे, एक स्थिरता आए और उसका अधिक से अधिक समाज को लाभ मिल सके। उसके बाद है स्वतंत्र संरचना। संरचना यानी निर्माण, यानी किसी चीज़ की संरचना करना, उसका निर्माण करना, और वो सभी भाषाओं में स्वतंत्र है। किन्हीं भी दो भाषाओं की संरचना समान नहीं होती। जैसे हिंदी अंग्रेज़ी की अगर बात करें, पंजाबी की अगर बात करें, बहुत सी भाषाएं ऐसे हैं जिसमें समान शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, समान स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता, समान वर्णों का या अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता। सभी भाषाओं की अपनी स्वतंत्र संरचना होती है। देखिए भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा से तात्पर्य क्या है कि भौगोलिक दृष्टि पर से भी भाषा में परिवर्तन हो जाता है। एक थोड़ी सी आपने बात भी सुनी होगी कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। यानी 4 कोस पर पानी बदल जाता है और 8 कोस उससे थोड़ा और चलने के बाद वाणी भी बदल जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि स्थान के साथ साथ, स्थान परिवर्तन के साथ भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में अनेक बोलियों का प्रचलन रहता है, अनेक बोलियां बोली जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी भौगोलिक सीमा विस्तृत होती जाती है तो वो बोली भाषा में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही जैसे उत्तरी भारत में बंगला और मराठी नहीं बोली जाती, लेकिन हम जब दक्षिणी भारत में जाते हैं तो वहाँ पर बंगला बोली जाती है, या इधर गुजरात में जाते हैं गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में जाते हैं वहाँ मराठी बोली जाती है, और हमारे उत्तर भारत में अगर देखें तो ब्रज भोजपुरी या हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी भौगोलिक सीमाओं के साथ भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐतिहासिक सीमा, इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे इतिहास से जब से वो भाषा प्रारंभ हुई है उसका जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता रहा है वो वर्तमान समय में किस रूप में सामने है या कब वो परिवर्तित हुआ। जैसे हमने बात करी थी संस्कृत की, उसके बाद जो पाली प्राकृत अपभ्रंश है, जो संस्कृत है चाहे वो वैदिक संस्कृत है चाहे वो लौकिक संस्कृत है, वो किस में आई, वो आर्यकालीन भाषा में आई, यानी आर्य भाषा में आई, जो कि जिसका समय काल क्या माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और इसके बाद अगर बात करें मध्यकालीन आर्य भाषा, यानी मध्यकाल में जो बोली जाती थी, जो पाली प्राकृत और अपभ्रंश है, इसका समय काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद आ जाती हैं आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं जो 1000 ईस्वी से
अब तक जो बोली जा रही हैं। यानी समय के ऐतिहासिकता के आधार पर भी हम जो भाषा है वो बदल जाती है और उसका परिवर्तन देख सकते हैं। उसके बाद है कठिनता से सरलता की ओर। कठिनता से सरलता, कोई भी भाषा जब प्रारंभिक रूप में हमारे सामने आती है तो वो हमें कठिन लगती है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयत्न के माध्यम से हम उसके व्याकरण को जानते हैं, समझते हैं, उसे व्यवहार में लाते हैं, तो वो भाषा हमारे लिए सरल बन जाती है। यानी भाषा सीखने का क्रम क्या होता है? कठिनता से सरलता की ओर चलती है भाषा। प्रारंभिक जो एक बच्चा सीखता है या कोई भी बड़ा अन्य किसी भाषा को सीखता है तो उसे वो मुश्किल लगती है, तब उसे क्या करना पड़ता है? पहले उसे स्वरों को जानना पड़ता है, अक्षरों को जानना पड़ता है, फिर वो शब्द बनाना सीखता है, यानी वो उसे मुश्किल लगती है। लेकिन जब उस पर पकड़ बन जाती है तो वो सरल बन जाती है, यानी मुश्किल से आसान की ओर जो गमन करती है भाषा। उसके बाद है संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर। अपनी प्रारंभिक अवस्था में सभी भाषाएं संयोगावस्था में होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो कठिनता से सरलता की ओर चलती है, उसी प्रकार संयोगावस्था से उसमें वियोगावस्था प्रारंभ हो जाती है। यानी जैसे वो मुश्किल से आसान की ओर जाएगी, जैसे संस्कृत में हम अगर भाषा को देखें तो जैसे रामायण रामाय गच्छति, हिंदी में हम यही लेते हैं कि राम ने राम के लिए जाता है आदि। यानी इसमें क्या क्या तात्पर्य है इसका, कि पहले जो मुश्किल लगती थी, जो संयोगावस्था में हम जिन वाक्यों का प्रयोग करते थे, धीरे धीरे अपनी सरलता के लिए हमने उसका क्या परिवर्तन कर लिया, उसे वियोगावस्था की ओर ले गए, यानी हमने उसको सरल बना लिया। संयोग का मतलब होता है साथ साथ जुड़े रहना, वियोग का मतलब होता है अलग हो जाना। तो भाषा प्रारंभ में संयोगावस्था में थी, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए, भाषा को सरल करने के लिए हमने उसके वियोग रूप में हम उसे ले आए और उसका प्रचार प्रसार किया या उसको हमने सीखा। जैसे संस्कृत में जो संयोग रूप में मिलती है भाषा, उसी को हिंदी में अगर हम देखें तो वो वियोगावस्था है संस्कृत की। उसके बाद है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। जो भाषा है प्रारंभ में ये स्थूल होती है, धीरे धीरे उसमें हम सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब सबसे पहले कक्षा में जाता है तो वो अनार और आम सीखता है, उसके बाद उसे धीरे धीरे फिर वो पता चलता है उसे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उसके बारे में सीखता है। उसके बाद वो जानता है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। यानी पहले क्या है, स्थूल रूप में है, और धीरे धीरे वो उन्हीं के सूक्ष्म भावों को सीखने लगता है, यानी छोटी छोटी बारीकियों को जानने लगता है, जो व्याकरण के अंतर्गत आती है। तो यहाँ क्या है कि स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाता है, या अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर। अप्रौढ़ता का मतलब क्या है कि हमने बच्चे को सिखा दिया ऐसे अनार है, आ से आम है, उसमें क्या है, अप्रौढ़ता है, यानी ज्ञान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो जानने लगता है कि ए का मतलब क्या है कि ये स्वर है, आ का मतलब क्या है कि ये स्वर है, यानी इसमें मात्रा आती है तो ये आ बन जाता है, और ये क्या है, ये स्वर है। यानी वो धीरे धीरे इन छोटी छोटी बारीकियों को समझने लगता है, जानने लगता है। और मानव की यही समझ या बालक की यही समझ भाषा की स्थूलता से उसे सूक्ष्मता की ओर ले जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि भाषा की प्रकृति के बारे में आज जो हमने बात की है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, इस वीडियो का महत्व इसलिए है क्योंकि जब आप ये सारे पॉइंट जान जाओगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि एक सामान्य भाषा या एक बोली जो हम बोलते हैं वो, और जो हमारी मानक भाषा है या जो मुख्य भाषा है, ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसकी प्रकृति है, कैसे हम इसका जब इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, और क्यों ये जानवरों के द्वारा या अन्य प्राणियों के द्वारा जो बोले जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं उनसे ये अलग है। तो ये आज हमने भाषा की प्रकृति के बारे में विस्तार से जाना, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।